दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंका है और पीएम मोदी ने 4,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। वहीं दिल्ली के अशोक विहार में बने 1,675 फ्लैट्स का उद्घाटन करने के साथ ही लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबी भी बांटी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा राहत बताते हुए जमकर उस पर निशाना साधा। वहीं सावरकर के नाम पर कॉलेज का ऐलान करके सियासी पारा भी हाई कर दिया। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। पीएम मोदी ने दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया और दिल्ली के अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया और लोगों को नए फ्लैट्स की चाबी भी दी। फिर खुद को कट्टर ईमानदार की उपाधि देने वाली आम आदमी पार्टी पर कट्टर बेईमान वाला जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में ढकेल दिया। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पीएम मोदी ने आप पर जोरदार वार करते हुए ये भी कहा कि दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी। यानी पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव के इस पहले प्रचार में आपको आपदा का नाम दिया। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई की बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। इन सब के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में सावरकर के नाम पर नया कॉलेज खोलने का ऐलान करके हिंदुत्व वाले एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहां की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। आपको बता दें कि केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए वाली योजना का ऐलान करके हिंदुत्व का कार्ड खेला है। तो अब बीजेपी उसकी कार्ड में सावरकर के नाम पर कॉलेज खोलने का ऐलान कर रही है। क्योंकि पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार में थे, ऐसे में उन्होंने इंदिरा गांधी के जमाने में इमरजेंसी का जिक्र छेड़कर खुद को अशोक विहार से भी जोड़ने की कोशिश की। देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था और इसलिए आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। बीजेपी इस बार दिल्ली की सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन आपको पिछले चुनाव के आंकड़े दिखाते हैं।
2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से आप 62 सीटें जीती और वोट शेयर 53.8% रहा। बीजेपी 8 सीटें जीती और वोट शेयर 38.7% रहा। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली और वोट शेयर 4.3% रहा। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली वाली योजना से केजरीवाल खूब वोट बटोरते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने इसका भी तोड़ निकालने की कोशिश की। जी हां, पीएम मोदी ने दिल्ली को बताया कि केंद्र की योजना से कैसे न सिर्फ इनका बिजली का 0 बिल आएगा, बल्कि बिजली से कमाई का मौका भी है। केंद्र की भाजपा सरकार बिजली का बिल 0 कर रही है। भाजपा सरकार हर इच्छुक परिवार को 78,000 रुपीज, करीब 75-80 हजार रुपये एक परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए 75-80 हजार रुपये दे रही है। दिल्ली में जंग जोरदार छिड़ी है और पीएम मोदी ने अपनी पहली ही जनसभा में बीजेपी का पूरा प्लान और एजेंडा क्लियर कर दिया है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इस बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है और इसके लिए ब्लूप्रिंट्स भी तैयार किया जा चुका है। गुजरात में क्या है कांग्रेस का प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। कास्ट सेंसस मीन्स कास्ट सेंसस कि जातियों की गिनती हो और गिनती के आधार पर सबका हक और सम्मान सबको मिले। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है, ये सारा डाटा सर्वे इसलिए जरूरी है ताकि अलग अलग समाज की क्या स्थिति है। पार्लियामेंट के द्वारा दबाव से ये भाजपा की सरकार मान जाए और जाति जनगणना हो। अब गुजरात में भी जाति वाली सियासी जंग शुरू हो गई है। गुजरात कांग्रेस ने जाति जनगणना का जिन अपनी सियासी बोतल से निकालकर बड़ा दांव चल दिया। कांग्रेस ने गांधीनगर में जातीय जनगणना को लेकर एक सम्मेलन किया, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े ओबीसी चेहरे शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताया और जातीय जनगणना की मांग करते हुए ताबड़तोड़ वार किए। जातीय जनगणना के पीछे दलील वही है कि ओबीसी समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन उन्हें पूरा हक नहीं मिल रहा है, इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है। जाति जनगणना क्यों जरूरी? तो मैं समझता हूँ जिस तरह एक तरफ बीजेपी कह रही है कि इससे समाज बटेगा, मैं समझता हूँ इससे समाज बटेगा नहीं, बल्कि देश मजबूत होगा, सशक्त होगा। क्योंकि जब कुछ ही लोग मजबूत हों और 90% लोग कमजोर हो जाएं तो देश तरक्की नहीं कर सकता। जिस प्रकार किसी बीमारी को जांचने के लिए कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, उसी प्रकार जाति जनगणना क्यों जरूरी है, उसके पीछे के कारण क्या, वो सारे हम चर्चा करके लोगों को जागृत करेंगे। इतना ही नहीं, गुजरात में कांग्रेस ने अलग से ओबीसी जन अधिकार समिति बनाई है, जो आम लोगों को ये समझाएगी कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। अलग अलग समाज की क्या स्थिति है, सत्ता में, संसाधनों में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, नेचुरल रिसोर्सेज में कौन सा समाज कहाँ खड़ा है, किसके हिस्से में क्या आया, ताकि सरकार उसके हिसाब से डाटा जब उसके पास अवेलेबल होगा तभी सरकार उस डाटा के हिसाब से अपनी भावी योजनाएं बना पाएगी, बजट में उतना एलोकेशन फंड का कर पाएगी। इसलिए जाति जनगणना बेहद ज़रूरी है। इस मुद्दे पे आज हम लोग अपनी बात रखेंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे कि क्यों इस मुद्दे को पूरे देश के अंदर जाके समाज को जागृत करने की ज़रूरत है, ताकि पूरा समाज एकजुट होकर फिर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार सिर्फ चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस ओबीसी समुदाय के लिए जरूरी जातीय जनगणना कराने के लिए संघर्ष कर रही है, ताकि आबादी के हिसाब से सभी को उनका हक मिल सके। देश की जनगणना में ये 80% लोगों की अवगणना होने के बदले 80% लोगों के लिए 5-10% उसके लिए जोगवाई की जाती है, व्यवस्था की जाती है, और कुछ ही उद्योगपतियों को 20% तक की मदद मिलती जा रही है, चाहे बैंकिंग से हो, चाहे डेवलपमेंट में हो, चाहे रिसोर्सेज में हो, या किसी भी काम में हो। इसलिए हम जाति जनगणना की बात करते हैं। संविधान में
SC/ST का समर्थन करके उनके बारे में कहा गया है, लेकिन उनके प्रति भी ये भारतीय जनता पार्टी रिसोर्सेज का पूरा उपयोग उनके प्रति नहीं कर रही है और बाकी के जो मेजॉरिटी लोग हैं उसको भी अन्याय कर रही है। तो अन्याय को मिटाने के लिए और ये देश में सामाजिक न्याय लाने के लिए मुझे लगता है ये एक हमारी लड़त है कि पार्लियामेंट के द्वारा दबाव से ये भाजपा की सरकार मान जाए। गुजरात में विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। माना जा रहा है कि 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि अभी शुरुआत भर है, आगे सियासी सीन में कई पड़ाव आने बाकी हैं। गांधीनगर से ब्रजेश जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में पिछले काफी समय से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है और इसी बीच राजकोट में दापापीठ इलाके में 3 दुकानों को ताले तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया गया। विरोध होने पर दुकानों को खाली कराने वालों ने वक्फ बोर्ड के आदेश पत्र का हवाला दिया है। ये दुकानें पिछले 60 साल से किराए पर थीं और अब अचानक से खाली कराए जाने से कारोबारियों में आक्रोश है। राजकोट में एक मस्जिद में बनी दुकानों को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि दानपीठ इलाके में नवाब मस्जिद के परिसर में बनी 3 दुकानों का ताला तोड़कर जबरन खाली करा दिया गया है और दुकानों में रखा सामान बाहर फेंक दिया गया है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। दरअसल ये तीनों दुकानें जिस नवाब मस्जिद परिसर में बनी हैं, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। पिछले 60 सालों से ये दुकानें अलग अलग हिंदू परिवारों के पास किराए पर हैं। दुकान खाली कराने वालों का दावा है कि उन्होंने गुजरात वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद ही दुकानों को अपने कब्जे में लिया है। दलील ये है कि दुकानें कई सालों से बंद पड़ी हैं। ऐसे में दुकानें पूरी तरह खस्ता हाल हो चुकी हैं, जिससे मस्जिद को भी नुकसान पहुंच रहा है। दुकान किस तरह खाली कराया गया वो तो मालूम नहीं, वक्फ का बोर्ड का मेरे को लेटर के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि हम यहाँ के मोहल्ले के रहने वाले और ये मस्जिद कम से कम 110 साल से भी ज्यादा पुराना है और इनमें बहुत साल से लोग भाड़े वगैरह रहते हैं, लेकिन कई साल से दुकानें खुली नहीं रही है। और आप दुकान की पोजीशन देख रहे हो, किसी दुकान पे कोई दुकान वाले का बोर्ड वगैरह भी नहीं है। दुकानें खाली करवाने के लिए वक्फ बोर्ड के जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है, उसमें वक्फ बोर्ड ने कानूनी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए थे, जिसमें दुकानदारों को नोटिस देना और बातचीत करना शामिल था। इसके बावजूद मस्जिद प्रबंधन ने गैर कानूनी तरीके से ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया। वो 31 तारीख को शाम को ये लोग ने हमारी दुकान का ताला तोड़ डाला और सामान बाहर फेंक दिया। उसके बाद हम गए तो उसने बताया कि वक्फ बोर्ड का ऑर्डर है, दुकान का कब्जा हमारे को लेने का है। बाद में हमने ए डिवीजन में FIR दाखिल किया और कल CP साहब ने वो कब्जा वापस हमारे को दे दिया। इस घटना के बाद स्थानीय बीजेपी विधायक दर्शिता शाह ने राजकोट के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने अवैध तरीके से दुकान खाली करवाने पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, इसलिए इस घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच होनी चाहिए। कल शाम को जो राजकोट के मार्केट विस्तार में जो 3 दुकानदारों के साथ जो घटना घटी कि उनकी दुकान के ताला तोड़ के उनका सभी सामान बाहर निकाल दिया, तो उसको लेकर पुलिस कमिश्नर साहब को मैंने रजूआत की हुई है कि वक्फ बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो भी कार्यवाही करनी है वो नियम अनुसार वो कार्यवाही होनी चाहिए। तो उसके बदले वहाँ की दुकान के अनऑफिशियली ताले को तोड़ के उसका सामान बाहर निकाल दिया है, तो ये योग्य नहीं है। तो उसकी तकेदारी रखी जाए, भविष्य में भी ऐसे कोई बनाव न हो, उसकी भी तंत्र के माध्यम से पूरी कार्यवाही ठीक से की जाए। शिकायत के बाद पुलिस का एक्शन भी शुरू हुआ और जबरन दुकान खाली करवाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई 31 दिसंबर को राजकोट के ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में हमें एक फरियादी ने आके जानकारी दी कि नवाब मस्जिद करके एक स्थान है, वहां पे उनकी 3 दुकान है। 3 दुकानों में कुछ लोगों ने गैरकायदेसर वहां पे प्रवेश करके उनकी दुकान के सामान को बाहर निकाल दिया है और उनका ताला तोड़ के
अपना ताला लगा दिया है और गैरकायदेसर उन पे कब्जा जमा लिया है। तो ऐसे में ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हुई है और उस FIR के अनुसार फारूक भाई मुसानी और अन्य 4-5 जो अनजान लोग हैं उनके विरुद्ध एक फरियाद दर्ज की गई है और अभी इस मामले में जांच जारी है। खुद गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल साइट X पर गिरफ्तार किए गए लोगों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, सभी दुकानें खुल गई हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। हम किसी भी अवैध गतिविधि के कारण लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो।